हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नाउ यू सी मी। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट $75 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $351 मिलियन की कमाई की थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक 4 मैजिशियन को दिखाया जाता है। सबसे पहले डैनियल को दिखाया जाता है जो एक स्ट्रीट मैजिशियन है। वह सड़कों पर मैजिक ट्रिक से लोगों का बेवकूफ बनाता है। इसके बाद मैरिट को दिखाया जाता है जो एक हिप्नोटिस्ट है, यानी कि वह लोगों को हिप्नोटाइज करके अपने वश में कर लेता है। नंबर 3 पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एमिली होता है जो स्टेज मैजिशियन है। वह स्टेज पर लोगों की आंखों में धूल झोंककर कभी भी कहीं भी गायब हो जाती है। नंबर 4 पर हमें जैक को दिखाया जाता है जो एक स्ट्रीट मैजिशियन है, पर वह लोगों की जेब काटने और हर तरह के ताले तोड़ने में एक्सपर्ट है। और इसके बाद हमें एक हिडन मैन दिखाया जाता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। ये आदमी इन सब की रैकी कर रहा होता है और उसी शाम इन सबको एक कार्ड मिलता है जिस पर एक तारीख लिखी हुई थी और एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ था। ये सब के सब उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और जब यह अंदर जाते हैं तो देखते हैं फ्लोर पर एक पैटर्न बना हुआ है और वहां पर एक फूल, एक लेटर और एक पानी का जार रखा हुआ है। ये लोग लेटर को पढ़ते हैं और उसमें बताए गए इंस्ट्रक्शन से पानी के जार में फूल को डाल देते हैं जिससे पानी बाहर आता है और उस पैटर्न से धुआं उठना शुरू हो जाता है। ये एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी में बदल जाता है। इस होलोग्राम टेक्नोलॉजी में इनके लिए एक मैसेज होता है। यहाँ से कहानी आगे चली जाती है जहाँ ये चारों लोग लॉस वेगास में एक शो कर रहे होते हैं। इनके ग्रुप का नाम होता है द 4 हॉर्समैन। यहाँ पर ये लोगों से कहते हैं आज हम इसी वक्त यहीं से एक बैंक को लूटने वाले हैं और ये एक लकी ड्रॉ की तरह एक सीट नंबर को डिसाइड करते हैं। उस सीट नंबर का आदमी बोलता है कि मेरा बैंक पेरिस में है और ये शो लॉस वेगास अमेरिका में हो रहा होता है। ये लोग उस आदमी को स्टेज पर बुलाते हैं। जैसे ही वह आदमी स्टेज पर आता है तो मैरिट उसे हिप्नोटाइज कर देता है। इसके बाद ये उस आदमी को एक अजीब सा हेलमेट पहनाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि यह ट्रांसपोर्टेशन हेलमेट है, यानी कि इस हेलमेट के जरिए इस इंसान को कहीं भी भेजा जा सकता है। इस हेलमेट में कैमरा भी होता है और एक माइक भी होता है जिससे हम लोग इस आदमी से बात कर सकते हैं। इसके बाद उस आदमी को एक कार्ड दिया जाता है और उस पर उसके सिग्नेचर करवाए जाते हैं। ये लोग इस आदमी को स्टेज पर एक मशीन के ऊपर खड़ा कर देते हैं और थोड़ी देर में वो मशीन बंद हो जाती है और वह आदमी इस जगह से गायब हो जाता है और वह पेरिस में उसके बैंक में पहुंच जाता है जहां पर उसका अकाउंट है। उसके सामने बहुत सारे पैसे होते हैं। सभी दर्शक इस मंजर को कैमरे से देख रहे होते हैं। ये लोग उस हेलमेट के जरिए उस आदमी से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हेलमेट में एक बटन है, उस बटन को दबाओ। जैसे ही यह आदमी बटन को दबाता है तो ऊपर से हवा का तेज प्रेशर आता है जिससे सारे नोट ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं और अगले ही पल जहां पर यह शो हो रहा होता है यानी कि लॉस वेगास में, वहां पर नोटों की बारिश होना शुरू हो जाती है। यह देखकर सब खुश होते हैं। यहाँ पर सब लोग पैसे लूटने लग जाते हैं। दूसरी ओर पेरिस में बैंक के कर्मचारियों को दिखाया जाता है जहाँ से पैसों की चोरी हुई थी। जब उस तिजोरी में आते हैं तो वहाँ पर एक भी पैसा नहीं था। वहाँ पर लॉस वेगास के एक शो का टिकट और एक कार्ड था जिस पर किसी आदमी के सिग्नेचर थे, यानी कि इन लोगों ने लॉस वेगास में खड़े खड़े पेरिस के एक बैंक को लूट लिया था जो कि एक बहुत बड़ी चोरी होती है। इसलिए इस केस को हैंडल करने के लिए 2 ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। एक का नाम डायलन होता है और दूसरे का नाम एल्मा। इसीलिए इस केस को डायलन और एल्मा को दिया जाता है। एल्मा और डायलन इन चारों के साथ उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं जो दर्शकों में बैठा था। सबसे पहले उसी आदमी से पूछताछ की जाती है जो ऑडियंस से आया था। वह बताता है कि मैं सच में अपने बैंक में गया था और तभी वहां पर वायलिन की आवाज बजनी शुरू हो जाती है। वायलिन की आवाज सुनकर वह आदमी भी वायलिन बजाने का नाटक करने लगता है। इस पर एल्मा कहती है कि इस आदमी को हिप्नोटाइज किया गया है, यह किसी काम का नहीं है। उसके बाद उन चारों से भी इंक्वायरी की जाती है पर उन चारों में से कोई कुछ भी नहीं बताता। डायलन जब डैनियल से पूछता है कि तुमने ये चोरी कैसे की तो डैनियल कहता है कि तुम हमारा पीछा करो पर तुम हमें कभी पकड़ नहीं पाओगे। इस बात पर डायलन को गुस्सा आ जाता है पर वह जब उसकी तरफ बढ़ता है तो डैनियल अपनी ट्रिक से उसकी हथकड़ियां उसी के हाथ में डाल देता है और वहीं पर एक कोल्ड ड्रिंक कैन भी रखी होती है जिसके अंदर हथकड़ी की चाबी होती है। डैनियल उस कोल्ड ड्रिंक को गिराकर चाबी निकाल लेता है और कोल्ड ड्रिंक से डायलन का मोबाइल गीला होने वाला होता है। इसीलिए डैनियल उसे उठा लेता है और वापस दे देता है
इन सब के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, इसलिए पुलिस को भी इन्हें छोड़ना पड़ता है। अब डायलन और एल्मा थेरियस नाम के एक आदमी के पास जाते हैं जो कई सालों पहले मैजिशियन हुआ करता था, पर अब उसने मैजिक शो करना बंद कर दिया है। वह एक टीवी प्रोग्राम चलाता है। इस टीवी प्रोग्राम में वह मैजिशियन के ट्रिक को एक्सपोज करता है। थेरियस बताता है कि 30 साल पहले मैंने लाइनर स्ट्राइक नाम के एक मैजिशियन के मैजिक को एक्सपोज किया था। उसके बाद उसका कैरियर खत्म हो गया, पर 1 साल बाद उसने फिर से वापसी की। उसने अपने आप को एक बॉक्स में बंद करके पानी में रख दिया, पर वह उस बॉक्स को खोल नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। पर मैं उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। डायलन उससे पूछता है द 4 हॉर्समैन ने वो ट्रिक कैसे की थी जिसमें उन्होंने बैंक को लूटा था। थेरियस उन्हें उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उन्होंने पूरे मैजिक को अंजाम दिया था। थेरियस उन्हें बताता है कि जिस आदमी को उन्होंने ऑडियंस से चुना था उसे ये चारों कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे थे और उसे हिप्नोटाइज किया गया था। इसके बाद वो डायलन को उस मशीन पर खड़ा कर देता है जिस मशीन पर उस आदमी को खड़ा किया गया था, और जैसे ही मशीन बंद होती है तो डायलन स्टेज के नीचे चला जाता है जहाँ स्टेज के नीचे पेरिस के बैंक की हूबहू नकल होती है जिस बैंक में चोरी हुई थी। डायलन थेरियस से पूछता है तो फिर पेरिस के बैंक में पैसे कैसे चोरी हुए। थेरियस बताता है कि जब उस बैंक में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे तो सबसे पहले इन चारों ने गार्ड्स को हिप्नोटाइज करके पैसे बदल दिए थे। वे नकली नोट थे। इन चारों ने उस आदमी को हिप्नोटाइज करके पहले भी एक कार्ड को साइन करवाया था और उस शो के टिकट के साथ उन पैसों के बीच में रख दिया। यह पैसे एक खास किस्म के कागज के बने हुए थे जो एक टाइम के बाद अपने आप जल जाते हैं। इस कागज से ना तो राख बनती है और ना ही धुआं होता है। इस तरह से इन चारों ने उस पूरे मैजिक ट्रिक को अंजाम दिया था। अब ये चारों के चारों बहुत फेमस हो जाते हैं और अपना अगला शो फ्रांस में करते हैं जहाँ पर डायलन और एल्मा भी पहुँच जाते हैं। वही हमें थेरियस का टीवी शो दिखाया जाता है जिसमें वह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है जिसका नाम आई है। आई के लोग समाज में हो रही नाइंसाफी के लिए लड़ते थे। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। थेरियस के शो के बाद वहाँ पर ऑर्थर आ जाता है। ऑर्थर एक बिजनेसमैन है जो इन चारों के शो द हॉर्समैन को फंडिंग कर रहा होता है। आर्थर थेरियस को कहता है कि तुम यह सब करना बंद करो, बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। थेरियस उसके पैसे लेने से मना कर देता है और ये एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। वहीं शाम को द हॉर्समैन का शो शुरू होने वाला होता है जहां थेरियस, डायलन और एल्मा भी शो में आ जाते हैं। एल्मा डायलन से कहती है मुझे पता है इन चारों के पीछे लाइनर स्ट्राइक है क्योंकि 3 साल पहले जब उसने अपने आप को बक्से में बंद किया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिली और डायलन एल्मा की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और शो शुरू हो जाता है। शो में हमें दिखाया जाता है कि एमिली एक खरगोश लाती है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। डैनियल उस बॉक्स को खोलता है और खरगोश गायब हो जाता है। सब हैरान होते हैं पर डैनियल बताता है कि यह एक ट्रिक है। खरगोश बॉक्स में ही है, वह कहीं नहीं गया। वह बॉक्स से एक शीशा निकालता है। वह कहता है कि यह शीशा भरम पैदा। इसके बाद मैरिट ऑडियंस से कहता है उस पेपर को निकालो जिस पर मैंने तुम्हें अपना बैंक बैलेंस लिखने के लिए कहा था। सब उस पेपर को निकालते हैं। मैरिट ऑडियंस से कुछ लोगों को उठने के लिए कहता है और उनसे उनका बैंक बैलेंस पूछता है। उनका बैंक बैलेंस पूछने के बाद वो सबको अपने अपने पेपर को अपने अपने सिर पर लगाने को बोलता है और अब वह अपने शो के फाइनेंसर ऑर्थर को स्टेज पर बुलाता है। वह कहता है कि ऑर्थर के बैंक में 144 मिलियन से ज्यादा रुपए हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा चेक लाया जाता है जिस पर वही रकम लिखी होती है जितने ऑर्थर के बैंक में पैसे हैं। अब मैरिट ऑडियंस से कहता है अपने अपने पेपर पर फ्लैश लाइट चमकाओ। सब ऐसा ही करते हैं और ये लोग ऑर्थर के चेक पर फ्लैश लाइट चमकाते हैं। ऐसा करते ही ऑर्थर के अकाउंट से $70,000 कम हो जाते हैं और एक औरत के पेपर पर कुछ रुपए बढ़ जाते हैं। इसी तरह से कई लोगों के पेपर पर रकम बढ़ जाती है। उन सभी ऑडियंस को बताया जाता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर चुन कर लाए गए हो। तुमने कभी न कभी अपनी जिंदगी में पैसों को खोया है और तुम्हें काफी नुकसान हुआ है और ऑर्थर ने इंश्योरेंस पूरा होने पर भी तुम्हारा पैसा नहीं दिया और इसने तुम्हारे साथ बेईमानी की थी और इसीलिए आज हमने इस शो को ऑर्गेनाइज किया है। तभी ऑडियंस से एक
आदमी खड़ा होकर कहता है, मुझे अभी मेरे बैंक से मैसेज आया है, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। और इसके बाद एक एक करके सभी लोग बोलना शुरू कर देते हैं और सभी के बैंक में पैसे ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। और ऑर्थर को अब तक ये शो मजाक लग रहा था। वह समझ जाता है कि इन चारों ने उसके साथ गेम खेला है और इन्होंने लोगों को उनका हक दिलाया है। दरअसल इन चारों ने ऑर्थर से टेढ़े मेढ़े सवाल करके उसके बैंक का पासवर्ड पूछ लिया था और अभी ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। डैनियल और एल्मा भी इनका पीछा करते हैं। ये लोग इनको पकड़ नहीं पाते और ये चकमा देकर यहाँ से निकल जाते हैं। इन सब के भागने से डैनियल की बहुत बदनामी होती है और एक दिन जब डैनियल का मोबाइल खराब होता है तो वह अपना मोबाइल खोल कर देखता है तो उसके मोबाइल में एक चिप होती है। दरअसल डायलन जब जेल में इन चारों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो डैनियल ने उसके मोबाइल को बदल दिया था। इन लोगों ने डायलन की सारी बातें सुन ली थी और साथ ही उसके सारे मैसेजेस भी पढ़ लिए थे। डायलन अपनी टीम से कहता है कि मेरे मोबाइल को ट्रैक करो क्योंकि मेरा मोबाइल उन चारों के पास है। वहीं इन चारों को एक बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है। ये लोग सबसे पहले डायलन के मोबाइल को तोड़ते हैं। इसके बाद जैक इनसे कहता है, मैं सारे पेपर जलाकर वापस आ जाऊंगा और तुम लोग यहाँ से निकलो। तभी ये लोग देखते हैं कि डायलन और FBI की टीम वहाँ पहुँच चुकी है। इनमें से 3 लोग यहाँ से निकल जाते हैं और जैक यहाँ पर सारे पेपर जलाना शुरू कर देता है और डायलन भी अब यहीं पर पहुँच जाता है। डायलन और जैक के बीच हाथापाई होती है लेकिन जैक यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वह FBI की ही गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है। जैक जैसे ही हाईवे पर पहुँचता है उसकी गाड़ी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी में आग लग जाती है। डायलन भागता हुआ उसकी गाड़ी के पास पहुंचता है और उसमें से वो पेपर निकाल लेता है जिसको जैक लेकर भाग रहा था और कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी में एक ब्लास्ट हो जाता है और जैक की मौत हो जाती है। अब डायलन को बताया जाता है कि जो पेपर उसे जैक से मिला है वो एक कंपनी का है जिसका नाम एल्कॉम है, जिसके सेफ में कई $मिलियन है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि उनका अगला शिकार, उनकी अगली चोरी सेफ को चुराना है। डायलन को FBI के एजेंट बताते हैं कि इन लोगों ने तुम्हारा मोबाइल यूज करके FBI की सारी इन्फॉर्मेशन को निकाला है, इसलिए डायलन को इस केस से बाहर कर दिया जाता है और उसी की साथी एल्मा को इस केस को दे दिया जाता है। अब FBI की टीम वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो तिजोरी रखी हुई है जिसको अब ये चुराना चाहते हैं, पर FBI की टीम को वहां पर कोई सेफ नहीं मिलती। वहां पर जो आदमी होता है वो FBI को बताता है कि उसके बॉस ने उसे ऑर्डर दिए थे कि इस सेफ को यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाए। यह सुनकर उसके बॉस को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, मैंने तुम्हें ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर वायलिन बजता है और कुछ देर बाद वो आदमी पैटर्न करता है कि वह वायलिन बजा रहा है। CBI समझ जाती है कि उसको हिप्नोटाइज किया गया है। अब ये सब के सब उस ट्रक का पीछा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह अभी अभी यहाँ से निकला है। बहुत ही जल्द ये लोग उस ट्रक तक पहुँच जाते हैं। एक एजेंट जिसके हाथ में ये केस होता है वो कहता है, हमें इस ट्रक को उस जगह पहुंचने देना चाहिए जहां पर उन चारों ने उसे बुलाया है ताकि हम उन चारों को पकड़ सके। डायलन और उसके साथी उसी ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। डायलन मोबाइल पर देखता है कि उन चारों ने इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने अपने अगले शो का ऐलान किया है और वह शो उसी जगह पर होता है जहाँ पर यह ट्रक जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद ट्रक कुछ दूर जाकर रुक जाता है। वहाँ पर एक लड़की आती है जो ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। FBI वाले उसे घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर 3S आता है। दरअसल यह लड़की 3S के लिए काम करती है। डायलन को लगता है कि इन चारों को जो इंस्ट्रक्ट करता है वो 3S है, मतलब 5वां हॉर्समैन 3S है। इस पर 3S उनसे कहता है कि तुम्हें पागल बनाया जा रहा है। इस वक्त जिस जगह पर तुम हो वहाँ पर लाइनर स्ट्राइक ने अपनी जिंदगी का पहला शो किया था। वह कहता है तुम्हें इस सेफ को खोलना चाहिए और जब वह इस सेफ को खोलते हैं तो इसके अंदर से केवल बलून ही निकलते हैं। दरअसल ये सेफ वो नहीं है जिसके अंदर पैसे होते हैं। 3S कहता है वह सेफ कहाँ है। तभी यहाँ पर शोर की आवाज आनी शुरू हो जाती है, मतलब कि शो अब शुरू होने वाला है। ये सब के सब उस शो की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद ये तीनों लोग एक बिल्डिंग के ऊपर दिखाई देते हैं जहाँ पर FBI इनको पकड़ने के लिए पहुँच जाती है। वह देखते हैं कि ये उनके पुतले हैं और कुछ देर बाद वे छत के दूसरे हिस्से पर अपीयर होते हैं और लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और बातें करते करते ये लोग छत से कूद जाते हैं और पैसों में और डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दरअसल ये एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा होता है। ये एक रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होता है जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि वे तीनों पैसों में कन्वर्ट हो गए हैं और इनके पैसों में कन्वर्ट होते ही यहाँ पर पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाती है।
यानी कि एक बार फिर ये तीनों लोग सभी को चकमा देकर यहाँ से भाग चुके होते हैं। यहाँ पर डायलन का एक साथी $1 लेकर आता है। वह कहता है ये सब के सब डॉलर्स नकली हैं। वही 3S को दिखाया जाता है जो पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और जैसे ही वह अपनी गाड़ी को अनलॉक करता है तो उसकी गाड़ी से लाखों डॉलर बाहर निकल कर गिरते हैं। तभी वहाँ FBI की पूरी टीम आ जाती है और थेरियस को चोरी के इंजाम में और इन चारों का साथ देने के इंजाम में गिरफ्तार कर लेती है। जेल में थेरियस से डायलन मिलने के लिए आता है। वह गार्ड को कहता है कि मैं अकेले में इनसे बात करना चाहता हूँ। वह सेल के अंदर चला जाता है जहाँ वह थेरियस से पूछता है कि चोरी कैसे की गई। थेरियस कहता है क्या तुम्हें वह खरगोश वाली ट्रिक याद है जिसमें एक शीशा होता है जिसमें खरगोश बॉक्स के अंदर होता है और शीशे की मदद से छुपा दिया जाता है। इस ट्रिक में भी ऐसा ही किया गया था। जब तुम उस जगह पर पहुंचे थे जहाँ पर लॉकर था तो शीशे की मदद से उसे छुपा दिया गया था और उसी वक्त भी लॉकर उसी जगह पर था और जब तुम वहाँ से निकल गए तो वहाँ पर लॉकर को तोड़कर चोरी कर ली गई और यह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि जैक ने की है। यह सुनकर डायलन हैरान हो जाता है। वह कहता है जैक तो मर चुका है। थेरियस कहता है कि जैक कभी मरा नहीं था। जब उसकी गाड़ी बस के आगे गई थी तो बस के अंदर उसी के आदमी थे जिन्होंने गाड़ी को बदल दिया था और जिस गाड़ी को बदला था उसमें पहले से ही एक डेड बॉडी थी, इसलिए पुलिस को ऐसा लगा कि जैक मर चुका है जबकि जैक अभी भी जिंदा है। यहाँ पर 3S को एक बात और समझ में नहीं आती कि अगर उन्होंने पैसा नहीं चाहिए था तो उन्होंने यह चोरी क्यों की। डायलन 3S को बताता है यह सब लाइनर स्ट्राइक के केस से जुड़ा हुआ है जिसके जादू की ट्रिक को बताकर तुमने उसका कैरियर बर्बाद किया था। जिस बैंक को इन चारों ने सबसे पहले लूटा था वह वही बैंक था जिसको लाइनर स्ट्राइक के इंश्योरेंस के पैसे देने थे, पर उस बैंक ने ऐसा नहीं किया और ऑर्थर की कंपनी वही इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने लाइनर स्ट्राइक के परिवार को क्लेम देना था, पर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। साथ ही डायलन यहाँ पर आई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। वह कहता है यह वह ऑर्गेनाइजेशन है जो सच्चे मैजिशियंस को शामिल करती है। तभी 3S देखता है कि डायलन सेल के अंदर से गायब है और सेल के बाहर खड़ा हुआ है। यहाँ पर 3S को समझ में आ जाता है कि डायलन का पूरा नाम डायलन स्ट्राइक है और वह लाइनर स्ट्राइक का बेटा है और इन चारों के पीछे जो मास्टरमाइंड होता है वह और कोई नहीं बल्कि डायलन है। डायलन 3S से कहता है कि अब तुम पूरी जिंदगी इसी जेल में सड़ोगे क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे पिता का पूरा करियर खत्म हुआ था। वही दूसरी ओर जैक को दिखाया जाता है जो जिंदा होता है। वह अपने तीनों साथियों से मिलता है और ये सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कई साल पहले डायलन के पिता लाइनर स्ट्राइक ने पेड़ के अंदर एक ताश के पत्ते को फिक्स किया था। यहाँ पर डायलन भी पहली बार इनसे मिलने के लिए आता है और इन सब को शाबाशी देता है और कहता है वेलकम टू आई, मतलब कि अब ये लोग आई ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा थे। अगले दिन डायलन एल्मा से मिलने जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है क्योंकि डायलन और एल्मा एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।